तो देखिए, सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि मृदा या मिट्टी होती क्या है। तो देखो, मृदा जो है वो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों की एक परत होती है। मतलब धरती के ऊपर पाए जाने वाली सबसे ऊपरी परत है जो कि कणों से बनी हुई है। आपको पता है बहुत सारे कण होते हैं। अब कुछ कण जो होते हैं आपके मध्यम भी होते हैं, कुछ मोटे भी होते हैं और कुछ बारीक भी होते हैं। ये सारे कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक भी हो सकते हैं। तो इनसे मिलके जो परत बनती है उसे ही मृदा कहा जाता है। अब इस मृदा का जो निर्माण है वो एक बहुत ही जटिल और लंबी प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी ये कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है, इसमें हजारों लाखों साल लगते हैं। कैसे? इसमें मुख्य रूप से चट्टानें टूटती हैं, पिसती हैं, घिसती हैं और फिर उनसे मृदा बनती है। और मैं यहाँ पे प्रकृति की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम क्रेन लेके चले जाएं और वहां पे किसी पहाड़ को तोड़ दें, उस पहाड़ की हमने मिट्टी बना दी है। देखो, मृदा एक प्राकृतिक उत्पाद है, तो प्रकृति ही उसे बनाती है, उसके अंदर जो गुण है वो डालती है और इस सब में बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है। अच्छा, चट्टानों और पत्थरों के अलावा मृदा में और क्या चीजें होती हैं? वनस्पति होते हैं। जैसे कुछ एक पेड़ पौधे होते हैं जो कट जाते हैं, जड़ों से निकल जाते हैं, तो वो आखिर में जाकर के मृदा ही बनते हैं। इसके अलावा कुछ जीव हैं, जो जीव मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, इंसान भी मर जाता है कभी कभी, तो वो भी सड़ जाते हैं। तो सड़ने पे क्या होते हैं, वो आखिर में मृदा ही बनते हैं, मिट्टी ही बनते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। देखो, मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमसे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, या हमारी जिंदगी उससे जुड़ी हुई है। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर इसकी प्रकृति व उर्वरता सही है तो इससे एक अच्छा कृषि उत्पादन पैदा होगा। और इंसानों के लिए ये बात बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि हमारी कृषि अच्छी होगी तो हमारे पास खाने की चीजें मौजूद होंगी। तो इससे हम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, मृदा विज्ञान को अंग्रेजी में पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये सवाल बनता है, पूछा जाता है कि मृदा विज्ञान को क्या कहते हैं। हिंदी में तो मृदा विज्ञान कह देंगे, लेकिन इंग्लिश में पेडोलॉजी के नाम से पूछ लेगा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं मृदा के प्रकारों के बारे में। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार यानी कि ICAR के हिसाब से भारत में तकरीबन 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। कौन से हैं वो 8 प्रकार? एक है जलोढ़ मृदा, एक काली कपास मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय या फिर वन मृदा, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, लवणीय या फिर क्षारीय मृदा, पीटमय या दलदली मृदा। ये 8 ऐसे मिट्टी के प्रकार हैं जिनका विस्तार भारत के अंदर बहुत ज्यादा है। जिसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ऊपर की 4 मिट्टियां हैं, जलोढ़, काली, लाल और लेटेराइट। इनके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको एक रोचक बात बताता हूं कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है, उसके बाद लाल मृदा है, उसके बाद काली मृदा है और फिर लेटेराइट मृदा है। इन मिट्टियों को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि भारत की मिट्टी में ह्यूमस की बहुत कमी होती है। अब आप पूछेंगे ह्यूमस क्या होता है? देखिए, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशिष्ट सड़ने गलने की वजह से जो अंश बचता है उसे ही ह्यूमस कहा जाता है। अब हो सकता है कि आप में से कई लोगों को लगे कि ये खाद है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। जो खाद होती है उसमें मोटे टुकड़े भी होते हैं और खाद को विघटित होने में कुछ साल का वक्त लग जाता है। जब खाद पूरी तरीके से विघटित हो जाती है, पूरी तरीके से, तब जाकर के वो ह्यूमस में परिवर्तित होती है। तो खाद और ह्यूमस में फर्क यही होता है कि खाद आखिर में जाके ह्यूमस बनती है और ह्यूमस तो ह्यूमस होता ही है। तो भारत की जो मिट्टियां हैं उसके अंदर ह्यूमस की बहुत कमी होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा नाइट्रोजन की भी कमी होती है और फास्फोरस की भी कमी होती है। तो ये 3 तत्व हो जाते हैं, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है। अब हम एक एक करके 8 मृदाओं को समझने की कोशिश करते हैं, उनका विस्तार देखते हैं और उनकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। देखिए, जलोढ़ मृदा के नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसी मृदा जो कि जल के माध्यम से आ रही है। जल शब्द इसमें आपको नजर आ रहा होगा। तो ये जो मृदा होती है जलोढ़ मृदा, ये बहते हुए पानी के द्वारा बहाकर लाई गई होती है और आसपास के एरिया में जमा कर दी जाती है। यानी कि अगर किसी पहाड़ से कोई नदी निकलती है और पहाड़ के आसपास नीचे कोई मिट्टी है, तो वो नदी क्या करेगी, उस मिट्टी को बहाते हुए लेके आएगी और फिर आके मैदानी इलाकों में छोड़ देगी। तो इसका मतलब जो ज्यादातर मिट्टी है ये वाली जो पानी के द्वारा ही लाई जाती है, और यही कारण है कि इसका क्षेत्रफल भारत के अंदर सबसे ज्यादा। जलोढ़ मृदा को जलोढ़क, दोमट व कछारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब इस बात को समझना कि दोमट जो मिट्टी होती है और कछारी मिट्टी जो होती है उसमें मोटाई और खनिजों का फर्क होता है। मतलब एक जो होती है वो मोटाई में ज्यादा होती है और खनिजों में भी फर्क होता है, परंतु ये दोनों जो मिट्टियां होती है दोमट और कछारी, दोनों की दोनों किसी ना किसी नदी द्वारा बहाकर लाई जाती है। इसीलिए इन दोनों को जलोढ़ मृदा ही कहा जाएगा, क्योंकि इन्हें जल के द्वारा बहाकर लाया जा रहा है।
अब जो जलोढ़ मृदा होती है उसका उपजाऊपन किसी और मिट्टी से सबसे ज्यादा होता है, मतलब इसका उपजाऊपन सबसे ज्यादा माना जाता है। यह उत्तरी मैदानों में और तटीय मैदानों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब सीधी सी बात है, जहां नदी जाएगी वहीं पे मिट्टी भी जाएगी, तो मैदानों में मिट्टी जाती है, तटीय इलाकों में जाती है, तो वहां ये पाई जाएगी। इसके अलावा इस मिट्टी में चूना, पोटेशियम, कार्बनिक पदार्थ और पानी भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो इससे अच्छी खासी खेती की जा सकती है। इसमें उगने वाली जो प्रमुख फसलें होती हैं वो तंबाकू, चावल, धान, आलू, गेहूं, बाजरा आदि होती हैं। तो ये फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी इसके अंदर उगाई जाती है। बात करें जलोढ़ मिट्टी के प्रकार की, तो दो तरीके की जलोढ़ मिट्टी होती है, एक होती है बांगर और एक होती है खादर। बांगर जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो पुरानी जलोढ़ कहलाती है, मतलब पुरानी मिट्टी कहलाती है, और खादर जो है वो नई जलोढ़ कहलाती है। आप जरा सोच के देखिए कि कुछ ऐसे इलाके होते हैं जिसमें हर साल बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ आ रही है तो नदी आ रही है, नदी आ रही है तो मिट्टी भी आ रही है, तो हर साल नई नई मिट्टी आती है। तो वो कौन सी हो गई? खादर हो गई, मतलब नई मिट्टी हो गई, नई जलोढ़ मिट्टी हो गई। और जिन जगहों पे 4-5 सालों में या 8 सालों में, 10 सालों में एक बार बाढ़ आती है, तो वहां की मिट्टी पुरानी होगी, यानी कि वो बांगर मिट्टी होगी। ठीक है, तो ये फर्क आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें जलोढ़ मृदा के बारे में पूछ ली जाती हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं काली मृदा के बारे में। काली मृदा को रेगुर मिट्टी, काली कपास मिट्टी, खनिज मिट्टी, लावा मिट्टी या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी जो होती है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान बनती है। होता क्या है कि ज्वालामुखी में से जो लावा निकलता है, चट्टानें निकलती है, पत्थर निकलते हैं, और फिर वो जब घिसते हैं उनसे काली मिट्टी बनती है। तो आप ये समझ लो कि ये ज्वालामुखी की मिट्टी है एक तरीके से। भारत में मुख्यतः जो दक्कन के पठार आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ये वाली मृदा सबसे ज्यादा देखी जाती है। इस मिट्टी का जो काला रंग है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ध्यान से सुन लो, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें थोड़ा बहुत ह्यूमस होता है और स्पेशली टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट होता है, जिसकी वजह से इसका रंग काला दिखाई देता है। काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में दिखाई देती है। इसके अलावा कर्नाटक, गुजरात और एमपी में भी पाई जाती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है, और साथ ही इसके अंदर नमी बनी रहती है, मतलब इसमें काफी देर तक नमी बनी रहती है, और इसीलिए बगैर वर्षा के भी इसमें जो उगने वाली फसलें होती हैं उनको नमी मिलती रहती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इसमें बहुत देर तक पानी रहेगा, नमी रहेगी, तो इसकी फसल के लिए उतना ही अच्छा है। मान लो कि बारिश नहीं हुई है तब भी इसको नमी मिलती रहेगी फसलों को। इसमें मुख्यतः कपास की खेती होती है और स्पेशली इसके अंदर दरारें देखी जाती है। जब ये मिट्टी सूख जाती है, इसकी नमी खत्म हो जाती है, तब इसके अंदर दरारें देखी जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी जो होती है उसका रंग लाल भी दिखाई देता है, पीला भी दिखाई देता है और चॉकलेटी रंग भी दिखाई देता है। जिन इलाकों का वातावरण शुष्क होता है, मतलब गर्म होता है, और वहां पे बारिश बहुत कम होती है, तो ऐसी जगहों पर लाल मिट्टी का निर्माण सबसे ज्यादा होता है और वहां पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। यह मिट्टी जैसे ही पानी के संपर्क में आती है तो ये हल्की हल्की पीली नजर आती है। मतलब पहले तो लाल होती है, जब सूखी भी होती है, जैसे इसमें पानी डालोगे तो थोड़ी ये पीली नजर आएगी। ठीक है, इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना सबसे ज्यादा होता है, और लोहे की वजह से ही इसका रंग हमें लाल नजर आता है। देखिए, लोहे की वजह से फेरस ऑक्साइड बनता है, यानी कि जंग बनती है, और जंग का जो कलर होता है वो लाल होता है, और इसी वजह से इस मिट्टी का कलर भी लाल नजर आता है। भारत में ये मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक जाती है, मतलब प्रायद्वीप तक इसका फैलाव देखने को मिलता है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। इस मिट्टी के अंदर बाजरे की फसल अच्छी पैदा होती है, किंतु जब ये गहरे लाल कलर की होती है तो इसमें कपास, गेहूं, दाल और मोटे अनाज की फसल भी बहुत अच्छी होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है लाल मिट्टी, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। देखिए, लेटेराइट मिट्टी जो होती है ये भी बिल्कुल लाल मिट्टी की तरह ही होती है, इसका कलर भी लाल होता है, लेकिन इसका जो निर्माण है ना वो भारी वर्षा वाले इलाकों में होता है। मतलब उन इलाकों में वर्षा भी भारी होती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। लाल मिट्टी में क्या होता है कि वर्षा भी कम होगी और गर्मी भी ज्यादा होगी, यहाँ पे भारी वर्षा होती है।
ठीक है, तकरीबन 200 सेंटीमीटर तक। तो इस चीज को आपको याद रखना, ये फर्क है दोनों के अंदर। इसके अलावा इस मिट्टी में लिंचिंग प्रोसेस देखने को मिलती है। वो क्या होती है? देखिए, यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है और वर्षा होने की वजह से कुछ एक पदार्थ होते हैं जो खनिज होते हैं, वो घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, तो वो घुल के नीचे वाली परत में चले जाते हैं, मतलब अंदर ही अंदर चले जाते हैं। और इसकी वजह से ये जो मिट्टी है ना, वो थोड़ी सी कम उपजाऊ रह जाती है, मतलब उसका उपजाऊपन थोड़ा कम हो जाता है। इस मिट्टी को मखरीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जो गहरी लेटेराइट मिट्टी होती है उसमें लोहा ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। इस मिट्टी में मेनली चाय और कहवा, ये दो चीजें हैं। चाय और कहवा जैसी फसलें बहुत अच्छी होती हैं, तो इसके लिए बहुत उपयोगी मिट्टी कहलाती है। पूरे विश्व में लेटेराइट मिट्टी जो है वो कर्क और मकर रेखा के बीच के हिस्सों में कुछ एक क्षेत्रों में देखी जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कुछ एक जगह हैं, ध्यान से लिखना इनको। तमिलनाडु के पहाड़ी भागों के निचले क्षेत्रों में, कर्नाटक के कुर्ग जिले में, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट पर, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में, पश्चिम बंगाल के वेसाइट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच में, उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में और असम के कुछ एक भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है, कई सारी जगहों पे पाई जाती है, क्षेत्र आपको याद रखने। ठीक है, इस मिट्टी की एक खास बात यह है कि इससे ईंट बनाई जाती है। पूछ लिया जाता है कि कौन सी मृदा या मिट्टी से ईंट बनती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मिट्टी है, इसका नाम आपको याद रखना है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मिट्टियां हो जाती हैं। इसके बाद और 4 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लवणीय मिट्टी की। लवणीय मिट्टी जो होती है इसमें मृदा लवणता बहुत ज्यादा होती है, मतलब लवण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये लवणता जो है खनिजों की वजह से हो सकती है, समुद्र के पानी की वजह से हो सकती है, और इस वजह से ये जो मिट्टी होती है ये अनुत्पादक मिट्टी होती है, मतलब इसकी उत्पादक क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, इसे रेह, ऊसर या फिर कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से सुनना, रेह, ऊसर या फिर कल्लर, 3 और नाम है इसके। ये मिट्टियां अपने अंदर मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम लवण समाहित करती है, इसी की वजह से लवणता बहुत ज्यादा होती है। यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात के कच्छ, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र व राजस्थान के कुछ एक हिस्सों में पाई जाती है। तो एक बहुत जरूरी मिट्टी हो जाती है लवणीय मिट्टी, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आती है आपकी पर्वतीय मिट्टी, जो कि बहुत आसान है याद करने में। वो मिट्टी जो पहाड़ों में पाई जाती है उसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं, सिंपल सी बात है। इसका विस्तार आपको मुख्यतः उत्तर व उत्तर पूर्वी पहाड़ों में देखने को मिल जाएगा। जो उत्तर भारत है हमारा, उसके जैसे कि लद्दाख के पहाड़ हो गए, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ हो गए, जम्मू कश्मीर के पहाड़ हो गए, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब के पहाड़ों में पर्वतीय मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, इन इलाकों में सेब की खेती सबसे प्रमुख होती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर का सेब बहुत मशहूर है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर भी कम है, तो वहां पे सेब की खेती बहुत अच्छी होती है इन्हीं मिट्टी के अंदर। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि रेगिस्तानी मिट्टी, इसके अंदर नमी बहुत कम होती है, तो इसे कम नमी वाली मिट्टी भी कहते हैं। ये पाई कहाँ जाती है? राजस्थान में पाई जाती है, सीधी सी बात है, पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। गुजरात में पाई जाती है, पंजाब और हरियाणा के भी कुछ एक इलाकों में पाई जाती है। इसमें जो मेन खेती होती है वो किस चीज की होती है? बाजरे की, ज्वार की व सरसों की। ये 3 इंपॉर्टेंट खेतियां हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आपकी पीट में या फिर दलदली मिट्टी आती है। अब इसको तो आप यूं ही पहचान सकते हो कि ऐसी मिट्टी जो कि बहुत ज्यादा वर्षा होने की वजह से बनती है। जैसे कि बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, कुछ एक जंगल होते हैं, वर्षा वन जिसको आप कहते हो, वहां पे बहुत वर्षा होती है, उसकी वजह से ये मिट्टी ढीली पड़ जाती है, कीचड़ बन जाता है, तो यही मिट्टी जो है आपकी दलदली मिट्टी कहलाती है। इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वो क्यों? क्योंकि चूंकि अगर ये वन में है तो जीव भी पाए जाएंगे, जीव मरेंगे तो इसी में आकर के मरेंगे, या फिर मान लो कि कोई वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो टूट के गिर रहे हैं, वो भी यहीं सड़ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ह्यूमस बन जाता है। ठीक है, ये जो है केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? दलदली मिट्टी। तो ये हो जाती हैं आपकी 8 प्रमुख मिट्टियां जो भारत के अंदर पाई जाती हैं। अब एक आखिर में एक चीज बच जाती है और वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होती है वो अम्लीयता व क्षारीयता दिखाने वाली स्केल होती है। अगर किसी मिट्टी का जो पीएच है वो 7 है तो वो मिट्टी उदासीन है, मतलब ना वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है। अगर किसी मिट्टी का पीएच 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय मृदा कहलाएगी, और अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय मृदा कहलाएगी। इस चीज को आपको याद रखना है। 7 उदासीन होती है, 7 से ज्यादा क्षारीय और 7 से कम अम्लीय। किसी भी फसल को करने के लिए बेस्ट पीएच क्या हो सकता है?
6 से 7 के बीच में हो सकता है। पूछ लिया जाता है, ये जरूरी है कि फसल करने के लिए उत्तम पीएच कौन सा है, 6 से 7 का है। ठीक है। अगर मान लो कि मृदा बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाए तो उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए क्या किया जाता है, उस मृदा के अंदर चूना मिलाया जाता है। जरूरी पॉइंट है, पूछा जाता है कि अम्लीयता कम करने के लिए चूना मिलाया जाता है। वहीं क्षारीयता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, जिप्सम नाम का एक पदार्थ मिलाया जाता है। जैसे चूना होता है वैसे ही जिप्सम भी होता है, उससे क्षारीयता कम हो जाती है। तो दोस्तों ये हो जाती हैं भारत की मृदाएं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।